Assalamu alaikum. Our next topic of discussion is the infraphylum vertebrata, and ostracoderms, lampreys, and the gnathostorm fishes are included in infraphylum vertebrata. What is the characteristic of the vertebrates? They have a nerve cord, and nerve cord is surrounded by vertebrae or the vertebral column. In case of vertebrates, vertebrae or vertebral column serve as a primary axial support. Today, most of the vertebrates are the members of the superclass Gnathostomata. This word is used for the animals having jaws. Gnathostomes का word यूज होता है उन एनिमल्स के लिए जिनके पास जबड़े हों. They include all the jarred fishes and the tetrapods. अब इसमें तमाम जबड़े वाली फिशेस और जो एनिमल्स चार टांगों पे चलते हैं. Tetraphod, poda means legs. About 400 million years ago, this was not the case. The jawless ostracoderms were very early and successful group of the vertebrates. तकरीबन 400 मिलियन साल पहले ostracoderms जो थे वो बहुत अर्ली ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का और वो सक्सेसफुल थे. A third group of the vertebrates, the lamprey, is also jawless. Lamprey भी jawless है, इनके पास भी जबड़े नहीं होते. और अब इनका लिविंग हैबिटेट क्या है? They live in both marine and freshwater environments. Now we have to discuss all these groups one by one. First one is the ostracoderm. This is most important from objective point of view. They were extinct agnathans. Agnathans mean a without gnatha means jaws. ये extinct हैं, अभी आपको ये नहीं मिलेंगे. ये belong करते हैं several classes से. The fossils of the predatory water scorpions, phylum Arthropoda, they are also found with the fossils ostracoderms. आपको जहाँ पे ostracoderms के fossils मिले हैं वहीं पे आपको predatory water scorpions के fossils भी मिले हैं. As sluggish का मतलब होता है बिल्कुल सुस्त होना. As ostracoderms apparently were bony armor was probably their only defense. ये कहते हैं कि अपेरेंटली आपको ऑस्ट्रेकोडर्म्स जितने स्लगिश नज़र आते हैं या जितने सुस्त नज़र आते हैं तो ये ख्याल किया जाता है कि इनका जो बोनी आर्मर है, आर्मर कहते हैं कवर को, ठीक है. जैसे ज़माने में जब जंगें होती थी तो जो सिपाहियों ने जैन अपने ढाल पहनी हुई होती थी सीने पे, वो उनका आर्मर होता था. आर्मर का मतलब होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है. तो हो सकता है कि सिर्फ प्रॉबेबली वही ये इनका जो बोनी आर्मर है वही इनका मीन ऑफ डिफेंस था, क्योंकि ये स्लगिश थे. अब ये तो हो नहीं सकता था कि अगर प्रीडेटर अटैक हो रहा है तो ये वहाँ से दौड़ के चले जाएंगे. तो इनका बोनी आर्मर ही इनको हो सकता है सिर्फ बचाया करता था या इनका प्रॉबेबल मीन ऑफ डिफेंस था. ऑस्ट्रेकोडर्म्स वर बॉटम ड्वेलर्स. अब ये समुद्री पानी में बिल्कुल तह पे रहते थे. What was their size? Often 15 centimeter long. Now what is their feeding habit? What was their feeding habit actually? They were filter feeders. पानी को छाना करते थे. Either filtering suspended organic matter from the water or extracting annelids and other animals from the muddy sediments. या तो पानी में से देखें एनिमल्स बाकी भी तो रह रहे होते हैं, उनकी डेथ होती है और ऑर्गेनिक मैटर हर वक्त डिके कर रहा होता है. या उस ऑर्गेनिक मैटर के सेडिमेंट्स को यूज़ करते थे या फिर एनिलिड्स वगैरह को मडी सेडिमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता था और ये उनको एज अ फूड यूज़ करते थे. Some ostracoderms may use bony plates around the mouth in a jaw-like fashion to crack gastropod shells or the exoskeleton of the arthropod. अब गैस्ट्रोपोडा के अंदर ये सारे स्नेल्स और स्लग्स रहते हैं. इनके आपको पता है हार्ड शेल्स होते हैं और इनकी जो बॉडी का सॉफ्ट पीस होता है इन्होंने अपने हार्ड शेल के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया होता है, क्योंकि ये भी स्लगिश होते हैं, ऐसे अपने आप को प्रीडेटर से बचा नहीं सकते. तो ये शेल को एज अ प्रोटेक्शन यूनिट यूज़ करते हैं. कुछ ऑस्ट्रेकोडर्म्स ऐसा करते थे, उनकी जो माउथ की बोनी प्लेट्स थी उनको वो एज अ जार यूज़ करते थे फॉर क्रशिंग, तोड़ने के लिए गैस्ट्रोपोड्स के शेल को. शेल ज़ाहिर है जब क्रश हो गया, टूट गया,
तो अंदर जो फ्लैशी एनिमल है, ये लिविंग एनिमल है, वो डेफिनेटली उसको वहाँ से एज अ फूड पिक कर लेंगे, या आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन को भी ब्रेक करने के लिए यूज़ करते थे, वहाँ भी सेम यही सीन था। नेक्स्ट इज द क्लास Pteromyzontida. Members of the class Pteromyzontida are the lampreys. This is most important from paper point of view. They are agnatans. A means without, gnatha means jaw. Greek terra, rock, myzo, suckle plus odontos, teeth. What is their habitat? They are the inhabitants of the marine freshwater and freshwater environments in the temperate regions. आप जिस वक्त ज़मीन को देखते हैं ना, तो ज़मीन ऐसे गोल है, उसको दरमियान में से इक्वेटर ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ठीक है। इक्वेटर के गिर्द जो रीजन आते हैं उनको कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिकल रीजन के बाद अगले जो रीजन है उन्हें कहते हैं टेम्परेट रीजन। ये वेदर के लिहाज से डिवीजन्स हैं। Most adult lampreys prey on other fishes and the larvae are the filter feeders. अच्छा, अब अडल्ट लैम्प्रे दूसरे फिशेस पे प्रे करती हैं और जबकि लार्वी फिल्टर फीडर्स हैं। What is the reason why adults are not filter feeders, or why the larvae don't attack on other adult fishes? This reduces the competition between the larval and the adult stages, because food is different in both stages. If the food is same in both stages, it causes the competition between the individuals of the same species. The mouth of an adult is a sucker-like and surrounded by the lips that have sensory and attachment structures. अब इनका जो माउथ है वो शक्कर लाइक है, और ये जो इनके पास लिप्स हैं उनके सेंसरी और अटैचमेंट फंक्शंस हैं। न्यूमरस एपिडर्मल टीथ लाई इन द माउथ एंड कवर द मूवेबल टंग लाइक स्ट्रक्चर। अब अडल्ट्स जो हैं अपने आप को प्रे के साथ अटैच करते हैं लिप्स के थ्रू, और उनकी अपनी टंग को यूज़ करते हैं उनके स्केल्स को रेस्ट करने के लिए, या वो रगड़ के उतार देने के लिए। जैसे ज़बान मुसलसल मारते रहे ना तो स्केल ज़ख्म होना शुरू हो जाता है। ये लैम्प्रेज के पास अब एंटीकोगुलेंट सिक्रीशंस होती हैं, क्योंकि देखिए ये फीड कर रही हैं ब्लड पे। अब अल्लाह पाक ने बाय नेचर मैकेनिज्म रखा हुआ है कि जैसे किसी एनिमल का ब्लड बाहर निकलता है बॉडी से, तो वहाँ पे कोगुलेशन हो जाती है या वो जमना शुरू हो जाता है। तो इन्होंने एंटीकोगुलेंट सिक्रीशंस रखी हुई हैं। अगर एंटीकोगुलेंट सिक्रीशंस नहीं होंगी तो ये अपनी फूड नहीं ले पाएंगी। कुछ लैम्प्रेज प्रीडेटरी नहीं भी होती, इसमें जीनस लैम्प्टेरा की ब्रूक लैम्प्रेज आ जाती हैं। The larval stages of the brook lamprey last for 3 years and the adults neither feed nor leave their stream. They reproduce soon after metamorphosis and then die. इसका मतलब ये है कि इनकी लार्वल स्टेजेस जो हैं वो 3 साल तक रहेंगी या ज़्यादा देर वो रहती हैं। जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होती है तो अडल्ट्स जो हैं वो फूड लेना भी छोड़ देते हैं, मुझे रिप्रोड्यूस करेंगे और उसके फ़ौरन बाद उनकी डेथ हो जाएगी। ये देखेंगे ऑस्ट्रैकोडर्म्स, प्रिमिटिव ऑस्ट्रैकोडर्म्स आपको ओशन फ्लोर पे दिखाए गए हैं, और इनके क्या नाम हैं? इनके नाम है ट्रेस्पस और एंग्लास्पस। ये देखें, ये डायग्राम है लैम्प्रे की। टेरोमाइजोन मैरिनस, ये देखिए इसके ये लिप्स हैं, ठीक है, और ये इसके टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये लिप्स जो हैं ये सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करेंगे और अटैचमेंट स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करेंगे। और ये जो टीथ हैं ये और टंग हैं ये रेस्पिंग के लिए यूज़ करते हैं। Adult sea lampreys, Pteromyzon marinus, live in the ocean or the great sea lakes. Near the end of their lives, they migrate sometime hundreds of miles to the spawning bed in the freshwater stream. Adult lamprey जो है ये रहती हैं marine environment में। जब इनकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है तो ये फ्रेश वाटर में वहाँ माइग्रेट करती हैं जहाँ ये खुद पैदा हुई थी। अब देखिए इनको मसला फिर ऑस्मो रेगुलेशन का आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव कर रही हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन के मसले को सॉल्व करने के लिए इनके पास अडाप्टेशंस हैं। ये उन्हीं स्पॉनिंग बेड्स पे वापस जाएंगी जहाँ पे ये खुद इनकी बर्थ हुई है। Once lamprey reach their spawning sites, usually in the relatively shallow water with the swift current, they
begin building a nest by making small depressions in the substrate. जब एक दफ़ा ये फ्रेश वाटर में चली जाती हैं तो वहाँ This is the continuation of the previous lecture. Once lamprey reach their spawning sites, usually in the relatively shallow water, with the swift current, they begin building nest by making a small depression in the substrate. जब nest prepare हो जाता है तो फीमेल अपने आप को अटैच कर लेती है किसी स्टोन के साथ विद हर माउथ, क्योंकि देखिए ना इसका माउथ जो है इसके पास लिप्स हैं और उन लिप्स का फंक्शन क्या है, अटैचमेंट. अ मेल यूजेस हिज माउथ टू अटैच टू द फीमेल हेड एंड रैप्स हिज बॉडी अराउंड द फीमेल. फीमेल अटैच करेगी अपनी बॉडी को स्टोन के साथ और मेल अटैच करेगा अपनी बॉडी को फीमेल के हेड के साथ और उसकी बॉडी के गिर्द रैप कर जाएगा. एग्स आर शेड इन स्मॉल बैचेस and the fertilization is external. The relatively sticky eggs are then covered with the sand. इनके जो eggs होंगे वो कुछ हद तक sticky होंगे और उन्हें रेत से कवर कर दिया जाएगा. Eggs hatch in approximately 3 weeks. Eggs की hatching time period क्या है, 3 weeks है. और larvae of the lamprey is known as ammoset larvae. This is most important. This question was asked once in the exam of the BPSC. The larvae drift downstream to softer substrate where they bury themselves in the sand and mud and filter feed in the fashion similar to the amphioxus. अब लार्वी अपने आप को डाउनस्ट्रीम सॉफ्टवेयर सबस्ट्रेट में बरी कर लेते हैं या दबा लेते हैं और वहाँ पे वो फिल्टर फीडिंग करते हैं जैसे कि एम्फियोक्सिस करता था. Ammoset larvae grow from 7 mm to about 17 cm over the period of the 3 to 7 years. अब डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर लार्वी मेटामॉर्फोस करता है अडल्ट में. माउथ सकर लाइक हो जाता है, टीथ, टंग और फीडिंग मस्कुलेचर जब डेवलप होता है. लैम्प्रे इवेंचुअली लीव करती है मड को परमानेंटली और ये अपनी जर्नी बिगिन कर लेती है एज अ प्रीडेटर. अडल्ट्स रिटर्न सिर्फ एक दफ़ा फ्रेश वाटर में रिटर्न होते हैं जब उन्होंने स्पान करना होता है यानी रिप्रोड्यूस करना होता है, एग लेइंग करनी होती है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है. ये इसका जो है लाइफ हिस्ट्री है लैम्प्रे की. ये देखें, यंग लैम्प्रे माइग्रेट करती है डाउन स्ट्रीम टू द ओशन. ये देखें एमोसीट लार्वी है, ये कन्वर्ट हो गया यंग लैम्प्रे के अंदर. अब ये जो लैम्प्रेज हैं ये ओपन ओशन के अंदर दूसरी फिशेस पे फीड करती हैं. इनकी फ्रेंजियल स्लेट्स माउथ विद द टीथ. अब ये दोबारा रिटर्न करती हैं रिवर यानी फ्रेश वाटर में वहाँ मेटिंग के लिए. अब ये देखें ये फीमेल है, इसने स्टोन के साथ अपने माउथ को अटैच किया हुआ है. ये मेल है, इसने फीमेल के हेड के साथ अटैच किया हुआ है. देन मेल ने अपनी बॉडी रैप कर दी है अलॉन्ग द बॉडी ऑफ द फीमेल. ठीक है, अब एग्स लेड होंगे. एग्स का हैचिंग टाइम पीरियड 3 वीक्स है. देन कन्वर्ट होंगे एमोसीट लार्वी में और एमोसीट लार्वी कन्वर्ट होगा अडल्ट लैम्प्रे में. ओके, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. This topic under the discussion is superclass Gnathostomata. All jarred vertebrates are included in superclass Gnathostomata. Jaws of vertebrates evolved from the anterior pair of the pharyngeal arches, the skeletal support for the pharyngeal slits. This was most extremely important in the vertebrate evolution because it permit efficient gill ventilation. क्योंकि अभी हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गिल वेंटिलेशन इफेक्टिव प्रोवाइड करेंगे और कैप्चर करने में फूड को हेल्प करते हैं और इंजेक्शन ऑफ और खुराक को निगलने में वैरायटी ऑफ फूड. ठीक है. सिमिलरली पेयर्ड अपेंडेजेस. अब देखें ना, जैसे हम ह्यूमन है, हमारे पेयर्ड अपेंडेजेस है, वो हैव आर्म्स एंड लेग्स. लेकिन अब फिश में हम आर्म्स और लेग्स का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फिन्स का. ठीक है. दे हैव पेयर्ड अपेंडेजेस टू. अब पेयर्ड अपेंडेजेस यहाँ पे क्यों है फिश के पास, ये एक मैटर ऑफ डिबेट है. कई साल तक इस पे बहस होती रही और स्टिल बहस अनरिजॉल्व है, हमें कोई उसका रिजल्ट नहीं मिला. अब अपेंडेजेस अगर ना हो फिश के पास तो क्या होगा. इन द एब्सेंस ऑफ द पेयर्ड अपेंडेजेस fish must be relatively sluggish bottom dweller.
फिश जो है वो रिलेटिवली स्लगिश कहते हैं सुस्त बॉटम ड्वेलर, यानी वो पैंदे में ही मूव करेगी या स्विम करेगी, वो ऊपर वाटर कॉलम के अंदर स्विम नहीं कर सकती। इंक्रीज एक्टिविटी विदाउट पेयर्ड अपेंडेजेस वुड लीड टू इंस्टेबिलिटी, और अगर वो अपनी स्पीड स्विमिंग की इंक्रीज करना चाहती है और उसके पास पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते तो उसको इंस्टेबिलिटी का खदशा होगा। Paired appendages can be used to counter the tendency to roll during locomotion. अब paired appendages और क्या काम करेंगे, फिश की रोल होने की टेंडेंसी को, यानी गोल मोल हो जाना, रोल गोल हो जाना, उसको वो रोकते हैं, उसका तोड़ करते हैं। ये नहीं है, अब देखें फिश हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि उसकी बॉडी आपको रोल फॉर्म में मिले। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि फिश के पास पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। They can be used to control the tilt or pitch of the swimming fish and can be used in lateral steering. Tilt पेड अपेंडेजेस फिश जब मूव करती है तो उसमें मूवमेंट के दौरान जब टिल्टिंग करती है, या स्विमिंग की पिच जो है, या लेटरल स्टीयरिंग, जो लेटरल साइड पे अपने वो स्टीयरिंग कहते हैं, रहनुमाई करना, लेटरल साइड पे जब वो अपनी पोजीशंस या डायरेक्शंस चेंज करती है तो उसमें भी हेल्प करेंगे। Pectoral fins of the fish are appendages just behind the head. Okay, let me show you with the diagram. This is the general diagram of a bony fish. This is the operculum. Operculum just covers the gills of the bony fish. This is the pectoral fin. It is present just behind the head. This is the pelvic fin. This is the anterior dorsal fin. This is the posterior dorsal fin. This is the caudal fin. The word caudal is used for tail. So this is the tail fin. This is the anal fin. Anal region of anus is here approximately. This is the lateral line of the fish. Pectoral fins of the fishes are appendages just behind the head, and the pelvic fins are usually located ventrally and more posteriorly. अब आप ये देखें कि ये जो pelvic fins हैं ये लेटरल साइड पे, वेंट्रल साइड पे, अगर आप इसकी जो लोकेशन है ये इसको पेक्टोरल फिन के हिसाब से देखते हैं तो ये वेंट्रल साइड बनती है और कुछ थोड़े पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे करके होते हैं। पेक्टोरल फिन बिल्कुल हेड के पीछे होगा। The evolution of jaws and paired appendages must have revolutionized the life of the early fishes. Both contributed to the evolution of the predatory lifestyle of many fishes. The ability to feed efficiently allowed fishes to produce more offspring and exploit new habitats. अब जब फिश की जितनी ज़्यादा एफिशिएंट एबिलिटी होगी कि वो फूड को यूज़ कर सकती है, वो उतने ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी और उतने ही न्यू हैबिटेट्स को एक्सप्लॉइट कर सकती है। देखें ना, फूड प्राइमरी इम्पोर्टेंस है। अब फूड फिश लेगी, उसे पहला अपना काम सर्वाइवल रखना है। अगर सर्वाइवल से उसकी एनर्जी बच जाती है तो तब वो रिप्रोड्यूस करेगी। रिप्रोड्यूस अगर नहीं करती तो लाइफ, अगर उसकी तो फूड इन लाइफ तो उसे सस्टेन करनी है। तो इसलिए कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है दिस इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, नॉट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। These new habitats in turn fostered the adaptive radiation of the fishes. The result of the adaptive radiation are described in this chapter. 3 classes अब आती हैं जो gnathostomes की हैं, cartilaginous fishes, chondrichthyes, 2 groups of bony fishes, actinopterygii and sarcopterygii. Another class, the armed fishes, the placoderms, contain the earliest jarred fishes. They are now extinct and apparently left no descendants. Descendants कहते हैं बच्चों को। अब ये placoderms जो हैं ये extinct हो चुके हैं और इनके अभी apparently हमें कोई descendants नहीं मिले। A fourth group of ancient extinct fishes, the acanthodians, may be more closely related to the bony fishes. Acanthodians भी जो हैं ये भी extinct हो चुके हैं। अब ये आप देखें fishes को, दिस इज़ द शार्क, ठीक है। ये आपके पास बी में जो है ये भी कार्टिलेजिनस फिश आ रही है, शार्क भी कार्टिलेजिनस फिश है। ये आई थिंक स्टिंगरे है,
ए में सब क्लास एलास्मोब्रैंकाई कैरिबियन रीफ शार्क थी, उसका साइंटिफिक नेम है कैरकारेनस पेरेज़ाए, और बी में है ब्लू स्पॉटेड रिबन टेल रेज हैं, और टेन्यूरा लाइमा स्टिंगरे है। ये इंडियन और वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में आपको मिलती है, ये ब्लू कलर वाली। और उसके बाद सब सी में सब क्लास होलोसेफेलाई, इसमें रेड फिशेस दे आर इंक्लूडेड इन कार्टिलेजिनस फिशेस कॉन्ड्रेक्टीज। ओके, ये इन्होंने शार्क स्किन की मैग्नीफाइड तस्वीर उतारी है माइक्रोस्कोप से, और इससे ये शो कर रहे हैं कि ब्लैक और स्केल्स जो हैं, ये देखें बैकवर्ड इनकी ओरिएंटेशन है। उसके बाद बाकी अगले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करते हैं।